मुझे ब्लैक लिस्टेड आईफोन धोखे से फ़रोख्त किया। 6 महीने बाद ही मोबाइल ख़राब हो गया। ना तो दुकानदार ने मोबाइल तब्दील किया और ना ही ठीक करवाया। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट मुझे 20 लाख हर्जाना दिलवाए। दुकानदार का सताया आईफोन का गाहक कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। आपको अपडेट करें, दुकानदार का सताया आईफोन का गाहक कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। कंज्यूमर कोर्ट मुझे 20 लाख हर्जाना दिलवाए। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। मुझे ब्लैक लिस्टेड आईफोन धोखे से फ़रोख्त किया। 6 महीने बाद ही मोबाइल ख़राब हो गया। ना तो दुकानदार ने मोबाइल तब्दील किया और ना ही ठीक करवाया। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट मुझे 20 लाख हर्जाना दिलवाए। आपको अपडेट करें, दुकानदार का सताया आईफोन का गाहक कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुझे कंज्यूमर कोर्ट 20 लाख हर्जाना दिलवाए। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। उसकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि दुकानदार ने मुझे ख़राब आईफोन दिया। ना तो दुकानदार ने मोबाइल तब्दील किया और ना ही ठीक करवाया है। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट मुझे 20 लाख हर्जाना दिलवाए। दुकानदार का सताया आईफोन का गाहक कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। मुझे ब्लैक लिस्टेड आईफोन धोखे से फ़रोख्त किया। 6 महीने बाद ही मोबाइल ख़राब हो गया। ना तो दुकानदार ने मोबाइल तब्दील किया और ना ही ठीक करवाया। मुझे शदीद ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट मुझे 20 लाख हर्जाना दिलवाए। दुकानदार का सताया आईफोन का गाहक कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, आगाह कीजिएगा। आईफोन बेचने का मामला है जिस पर सारिफ ने दुकानदार के खिलाफ जो है वो कंज्यूमर कोर्ट जनूबी की अदालत से रुजू किया था और 20 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था, जिस पर आज अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जो दरखास्त गुजार हैं उसके वकील एडवोकेट अब्दुल आद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज सब पूरा मामला बताइएगा, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, ये कंज्यूमर जो है हमारे क्लाइंट, इन्होंने जो मोबाइल रिटेलर की और मैन्युफैक्चरर की शॉप है जो मोबाइल बेचते हैं, रिटेल पे और सेल परचेज का काम है, इन्होंने इनको एक ब्लैक लिस्टेड आईफोन बेचा जिसके ऊपर सारिफ ने 20 लाख रुपए हर्जाने का केस किया है। दरअसल मामला ये हुआ कि जब आईफोन बेचा गया वो 1 साल की वारंटी में था। कंज्यूमर ने उसको पीटी अप्रूव करवाया। जब पीटी अप्रूव करवाया तो विद इन वारंटी पीरियड 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये आईफोन जो है ये पता चला कि डेड हो गया, और डेड होने की वजह थी ये ब्लैक लिस्टेड था। जब उन्होंने मुआयना करवाया और जगहों पे इसको लेके गए तो पता चला कि भाई जो ये रिटेलर हैं और जो मैन्युफैक्चरर है, इसने कंज्यूमर को एक ब्लैक लिस्टेड आईफोन भेज दिया जिसकी इत्तला इसको पहले से थी। उसके बाद इससे रुजू किया गया, इसको फ़ोन वापस किया गया, तो इसने फ़ोन रख लिया रिसीव करके, और उसके बाद फ़ोन भी नहीं दिया, पैसे भी वापस नहीं किए और फ़ोन ठीक करके भी नहीं दिया। जिस पर आज हमने अदालत के सामने जो है अपने फाइनल आर्गूमेंट्स रखे हैं तमाम शवाहिद के साथ, और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है, तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इन्होंने आईफोन खरीदा था जिसकी वारंटी 1 साल थी, लेकिन वो 6 महीने के अंदर ही डेड हो गया था, जिस पर दुकानदार को फ़ोन भी वापस किया गया। ताहम ना आज तक उसने फ़ोन वापस किया, ना फ़ोन ठीक करके दिया, ना पैसे वापस दिए हैं, जिस पर इन्होंने जो है अदालत से 20 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है उन रिटेलर्स पर, जिस पर आज अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और आइंदा समाअत पर अब वो महफूज फैसला सुनाया जाएगा। जी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का बहरान। ग्रेड 19 के 30 अफसरान के ओहदे खाली। अफसरान 4 नवंबर को ट्रेनिंग पर गए, बाद में तैनाती ना हो सकी। अफसरान 4 माह तक वापस नहीं आएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा खाली। डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का भी ओहदा खाली। डायरेक्टर महकमा इंसानी हकूक़ की भी तैनाती ना हो सकी। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ओहदा भी खाली है। डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी तैनाती ना हो सकी। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोडिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का इंतजामी बहरान शिदत इख्तियार कर गया है। 19 ग्रेड के 30 अफसरान के इंतजामी ओहदे गुज़िश्ता 11 रोज से खाली है। 4 नवंबर 2024 के बाद 19 ग्रेड के आसामियों पर नए अफसरान की तैनाती नहीं की जा सकती है, जबकि जो 30 अफसरान ट्रेनिंग पर गए वो 4 माह के लिए गए, 4 माह के बाद वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त तक इन खाली ओहदों पर दीगर अफसरान की न तैनात की गई और न ही किसी अफसर को इजाफी चार्ज दे दिया गया। जिन अफसरान के ओहदे खाली हो चुके हैं उनमें एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और एडिशनल कमिश्नर वन शेड बेनजराबाद का भी ओहदा खाली है।
डिप्टी डायरेक्टर स्कूल तैलीम मीरपुर खास, डायरेक्टर जनरल हैदराबाद तरक्याती अथॉरिटी का भी ओहदा खाली है, जबकि डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एमडी वासा हैदराबाद का भी ओहदा खाली है। डायरेक्टर महकमा ड्राइव इंसानी हुकूक और एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ओहदा भी खाली है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ड्राइव समाजी बहबूद और सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा भी खाली है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट और डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी ओहदा खाली है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ड्राइव इंसानी हुकूक और एडिशनल सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड का भी ओहदा खाली है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तैलीम और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खजाना का भी ओहदा खाली है। एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ओहदा खाली है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए दाखिला और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिंध एजुकेशन सिटी का भी ओहदा खाली है। इनके अलावा डायरेक्टर TMR विंग सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खुसूसी अफराद का भी ओहदा खाली है। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टर महकमा बराए अकलती उमूर का भी ओहदा खाली है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की और इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए ज़राअत कीमत वरस का भी ओहदा खाली है। इन खाली असामी के हवाले से नायब सेक्रेटरी सर्विसेज की जानब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिफारिश की गई है और नायब चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से इन खाली ओहदों पर अफसरान की तैनाती के हवाले से किसी किस्म की कोई ताल हिकमत अमली बनाएगी, जिसके बाद इन 30 महकमों का इंतजामी निज़ाम डामाडोल है और इनका निज़ाम जो डामाडोल होने के बाद सिंध सरकार को जो बुरी तरह से नुकसान लगा, लेकिन अफसरान की तैनाती नहीं की जा रही है और ना ही इन ओहदों पर किसी को इजाफी चार्ज दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। कराची एक्सपो सेंटर 19 नवंबर से 22 नवंबर तक 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश मुनक्किद होने जा रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आइडियाज़ 2024 पर ब्रीफिंग दी जा रही है। So coming over to the objective of ideas, business opportunity. It provides business to our defense industry, both in public and private sector, to display the technologies, products and powers, engagement with global defense industries and potential buyers. Coming over to the image building, it provides an international platform to project and strengthen own perspective on security issues through defense diplomacy. Demonstrate skills, Pakistan as a modern, progressive and tolerant state that is willing to coexist peacefully with the international community. And strategic posting, demonstrate our international organizational skills to plan and conduct a mega event of an international stature. Sir, Ideas has been an year-on-year growth, as the Brigadier Adil has just said. It's a continuous success story since the year 2000. You can see in this slide before, there are only two big denominators for any exhibition to be successful. One is the number of participants in that exhibition, and second is the area covered. Coming over to the number of countries that had participated, sir, initially it was a very modest start in year 2000. Only 65 exhibitors were over there from 15 countries. But each idea was a success story. And the last two editions, you can see there were more than 500 exhibitors, including 300 plus international exhibitors. So coming over to the space covered, again, idea started with a modest space covering of 4,000 square meters, and now we have reached the capacity of the expo center. Rather, this time we have to arrange a makeshift to another. कराची एक्सपो सेंटर 19 नवंबर से 22 नवंबर तक 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश मुनक्किद होने जा रही है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मौसम सरमा के आगाज से कबल ही अंडे शहरियों की दस्तरस से बाहर होने लगे। एक हफ्ते के दौरान अंडे 20 रुपये फी दर्जन तक महंगे हो गए। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मौसम सरमा का तो आगाज़ हुआ नहीं है, लेकिन उससे कबल ही हम देख रहे हैं कि अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। होलसेल की सतह पर बात की जाए तो अंडे फ़ी दर्जन जो है तकरीबन 340 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और रिटेल की बात की जाए तो रिटेल में कहीं पे 347 है, कहीं पे 350 रुपये दर्जन है और कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अंडे की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, अंडे महंगे क्यों हैं, इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं ये हुआ क्या है। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियों का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही अंडे जो है वो महंगे हैं। वजूहात क्या हैं? ये थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से अंडा महंगा हो रहा है। सर्दी की वजह से अंडा महंगा हो रहा है। सही है। पहले अंडा सस्ता था, अभी महंगा हो रहा है, क्योंकि फार्म वाला अपनी मर्जी से रेट खो रहे हैं, उनके अपनी मनमानी के रेट होते हैं।
तो अंडे महंगे होने की वजह से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? सेल कितनी कम हो गई है? जी हमारी सेल तो कम हो जाती है, क्योंकि देखिए गर्मी में अंडा तो इतना सेल नहीं होता है। जो बिकने का टाइम होता है फार्म वाले वो मतलब इतना महंगा कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारी फीड महंगी है, हमारी ये कॉस्ट है, मतलब बिजली महंगी है। इस तरीके से मतलब वो फार्म वाले अपनी क्योंकि रेट ही वही खो रहे हैं, प्रोटेक्शन ही उन्हीं की है, वो खुद अपनी मर्जी से रेट खोल रहे होते हैं। तो आम आदमी किस हद तक मुतासर है और दुकानदार किस हद तक मुतासर है अंडे महंगे होने की वजह से? आम आदमी में गरीब आदमी की कुव्वत से तो बाहर है, मतलब गरीब आदमी नहीं खा सकता है। जो मतलब दर्जन 2 दर्जन लेने वाले थे वो 6 अंडे ले रहे, जो 6 अंडे लेने वाले थे वो 3 अंडे ले रहे। अच्छा, एक हफ्ते में कितने रेट बढ़े हैं अंडे पे? एक हफ्ते में रोज़ाना 60 रुपए बढ़ा रहे हैं, 90 रुपए बढ़ा रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते में पेटी पे बढ़े हैं, अल्लाह भला करे कम से कम 1000 1200-1500 का फ़र्क है। क्या ये दर्जन पे या पेटी की बात बता रहे हैं आप? पेटी की बात बता रहा हूँ, 60 रुपए करके 30 रुपए करके ये बढ़ाते रहे, क्योंकि रेट इसका रात को खुलता है, सही है। रात के अंधेरे में ये खुलते हैं। दर्जन कितने अंडे एक हफ्ते में महंगे हो गए? तकरीबन 10 रुपए फी दर्जन में, मतलब बढ़ते रहते हैं। सही है। 10 रुपए। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनकी उजारादारी है और फार्मर्स की उजारादारी की वजह से मनमानी कीमतों पर अंडे जो है फरोख्त किए जा रहे हैं और मनमानी जो है वो इजाफा देख रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से जो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से भी हम देख रहे हैं कि अंडा जो है वो बाहर होता जा रहा है। तो दूसरी जानब दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि अंडे महंगे होने की वजह से अभी से जो है वो सेल कम हो गई है, जबकि सरकारी कीमतों पर कहीं पर भी अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। जी। सिंध हाई कोर्ट में महकमा कॉलेज एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए असिस्टेंट की भर्तियों से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में महकमा कॉलेज एजुकेशन में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लिहाजा अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो असिस्टेंट की भर्तियां थीं वो रोकने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने चीफ सेक्रेटरी महकमा कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं। अदालत ने महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन में जो होने वाली भर्तियों और उस मुतल्लिक जो इश्तिहार दिया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो भी जो है फ़िलवक्त रोक दिया है, स्टे ऑर्डर दे दी है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जो असामियाँ हैं असिस्टेंट की 251, इसमें 50% जो हैं वो प्रमोशन होने थे, जबकि 50% आसामियाँ जो हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होनी थी। लेकिन महकमा कॉलेज एजुकेशन ने तमाम की तमाम आसामियों में भर्तियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है। और जब इश्तिहारात भी जो हैं वो जारी हो गए, इससे जो वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं जो 14 और 15 ग्रेड वाले हैं उनकी प्रमोशन जो है वो रुक जाएगी। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया। जी। और अब आपको बताएं, हैप्पी होम स्कूल में सोसाइटी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की 40वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। स्पीकर्स की जानिब से असातिज़ा को तरबियत फराम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन डॉक्टर मलिया के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हैप्पी होम स्कूल में, जहां पर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी 40वीं। और यहां पर जो इस कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मलिहा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर मलिहा, आप हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोग भी जानें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कितनी बेनिफिशियल है और टीचर्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये कर पा रही हूँ कि वी आर होल्डिंग द 40th स्पेल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर वी हैव स्पीकर्स फ्रॉम, हमारे पास इंग्लैंड से आए हैं, जापान से, थाईलैंड से, और उसके अलावा लाहौर से भी कुछ स्पीकर्स आए हैं हमारे वहाँ जहाँ पे। और ये जो सिलसिला है वो 40 सालों से स्पेल्ड करता आ रहा है। हमारा सिस्टम जो है वो मैट्रिक पे में है भी है हमारे स्कूल, और AQU बोर्ड भी चल रहा है और O लेवल के भी हैं। और ये जो हमने सिर्फ, आप ये नाम से मत समझिएगा कि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए है। यहाँ हम बात करते हैं AI की, टेक्नोलॉजी की, 21st सेंचुरी स्किल्स की। तो वो टीचर्स, उनके लिए तो ज़्यादा मुफीद है कि वो आके ऐसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें, सुने कि क्या सही तरीका है पढ़ाने का। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगी कि बड़ा अफसोस होता है कि कुछ टीचर्स ने BEd MAd किया है मगर उन्हें पढ़ाना नहीं आता।
तो ये सीखना होता है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, काबिलियत की और एक ट्रेनिंग की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ पर जो स्पीकर्स आए हुए हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं, कनाडा से भी आए हुए हैं, तो टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आकर बहुत कुछ सीख सकती हैं। जी, अल मुस्तफ़ा अस्पताल का एहसन इक़दाम, शुगर के आलमी दिन की मुनासबत से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। कैंप आने वाले तमाम अफराद को इलाज की सहूलत मुफ्त फराम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर अस्पताल की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से आज जो है एक रोज़ा मुफ्त कैंप लगाया गया, जहाँ पे बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर समरा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगी। डॉक्टर साहबा बताइएगा, क्या कैंप में कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं और कितना अच्छा इकदाम उठाया गया है? ये अल मुस्तफ़ा की जानिब से हर साल यहाँ पर एक डायबिटीज़ डे के हवाले से एक वर्ल्ड हेल्थ गाला हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये समझे एक तरह से दावत आम होती है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं या हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शुगर टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, फुट एग्जामिनेशन हो गया, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हो गया। इसके अलावा जो मेनली कंसर्न होता है हमारा, वो डायबिटीज़ के हवाले से हम डायबिटिक कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, क्या हमारा डाइटरी पैटर्न होना चाहिए, और थर्ड वन कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ऐसी डेली रूटीन में अपनी शामिल करनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। तो हमारा बेसिकली मोटिव यही होता है कि टू एजुकेट द पीपल और बेसिकली टू एजुकेट द लेमैन। जो हमारे पास यहाँ ज़्यादातर वही लोग ज़्यादा आते हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती डायबिटीज़ के हवाले से, उनका डाइटरी पैटर्न सही नहीं होता और वो मेडिसिन टाइमली नहीं लेते, या फिर उनकी मेडिकेशन उस हिसाब से नहीं होती कि जहाँ से मतलब उनको कौन सी मेडिकेशन या कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लेनी चाहिए। दीगर फलाही इदारों को भी चाहिए कि इस हवाले से जो है आए रोज़ इस तरह के कैंप लगाएं, ताकि इस महंगाई के दौर में तमाम लोग जो है अपना मुफ्त मायना भी करा सकें और तमाम अद्वियात भी मुफ्त हासिल कर सकें। जी, गुलशन इकबाल के फुटबॉल ग्राउंड में वेल स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद, तलबा और तालिबात की जानिब से टैबलोस पेश किए गए। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ रेसर्स के मुकाबले भी जारी हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से, बताइएगा। आज गुलशन इकबाल के मधु मोहम्मद ग्राउंड में वेल्स स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है, जिसमें जो है वो तलबा और तलबात ने ज़बरदस्त टैबलो भी पेश किया और इस वक्त ताइक्वांडो के कुछ हमारे साथ फाइटर मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त फ़न का मुजाहरा किया है और ये इंटर स्कूल और जो है नेशनल लेवल पे भी जो है वो ताइक्वांडो के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं। हम बात कर लेते हैं इनसे। आप मुझे बताइएगा, स्कूल सतह पर तो हमने देखा कि फ़न का मुजाहरा किया है, लेकिन नेशनल लेवल या इंटर स्कूल जो ताइक्वांडो चैम्पियनशिप होती है उसमें भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके हवाले से भी बताइएगा। मैंने किया है और मैं इंटरनेशनल कराची ऑल ब्राउन्स हूँ और मैंने बहुत खेले हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसे स्टार्ट किया खेलना? स्कूल से स्टार्ट किया था या कोई घर का कोई बंदा खेलता था? मैंने अपनी एकेडमी से स्टार्ट किया था। कौन सी एकेडमी में आप? एलिवेट स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स। अच्छा, तो क्या कुछ सीखा इसमें मार्शल आर्ट में? मुस्तकबिल में सोचा है कि और मज़ीद ऊपर लेके जाना है ताइक्वांडो? जी, बहुत कुछ सोचा है। हमारे साथ एक और लड़का मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, ताइक्वांडो हमने देखा है कि देख रहे थे हम आपको कि आप फ़न का मुजाहरा कर रहे थे, कैसा स्कूल्स का जो इवेंट है जो आज स्पोर्ट्स गाला है उसमें कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी, स्पोर्ट्स गाले के अंदर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके लिए साल ट्रेनिंग करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। वो जो मेरी बहन खड़ी है वो भी कराची ओपन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो हमें ताइक्वांडो सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाता, हमें डिसिप्लिन सिखाता है। देखा, आपने सुना हमारे साथ ये दोनों बच्चे मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी ज़रूरी हैं और वेल्स स्कूल हर साल ये स्पोर्ट्स गाला का इनकाद करता है जिसमें तलबा और तलबात को भरपूर मौका जाता था कि मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लें। यहाँ पर हडल रेस, जंप रेस, कोन रेस और दीगर रेसेस के मुकाबले भी जारी हैं, जबकि ताइक्वांडो के जो मुकाबले हैं वो भी यहाँ पर कराए गए और हमने देखा कि ज़बरदस्त रंगारंग जो है वो स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया जिसमें तलबा और तलबात के साथ इनके वालिदैन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।